नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम हाल ही में आयोजित हुए सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के पेपर को देखेंगे। यह प्रश्न पत्र, यह परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी और इसकी उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। तो आपकी सुविधा के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जिन उत्तरों को अपनी आधिकारिक उत्तर कुंजी में सही माना गया है, उन पर मैंने निशान लगा दिए हैं। इस पेपर में कई प्रकार के सवाल थे, यानी पाठ्यक्रम बड़ा था, लेकिन हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल और केवल राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित परीक्षा में आए सवालों को ही देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है? छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए आपके लिए विकल्प हैं। पहला चंबल बेसिन, दूसरा माही बेसिन, तीसरा लूनी बेसिन, चौथा बनास बेसिन। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अधिक पूछा जाने वाला सवाल है। तो छप्पन का मैदान माही बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान माही बेसिन में स्थित है। विकल्प 2 इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रन में गिरती हैं? तो इस सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदियाँ अपने अंत में, यानी जब उनके प्रवाह का अंत होता है, तब वो कच्छ के रन में जाकर गिरती हैं। तो विकल्प बहुत नज़दीकी हैं। सबसे पहला विकल्प है पश्चिमी बनास और लूनी, दूसरा विकल्प है माही और पश्चिमी बनास, तीसरा विकल्प है साबरमती और लूनी, चौथा विकल्प है माही और लूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बनास और लूनी। पश्चिमी बनास और लूनी ये दोनों नदियाँ कच्छ के रन में गिरती हैं, जबकि जो माही नदी है और साबरमती नदी है, ये जाती उसी दिशा की ओर है, यानी गुजरात की तरफ ही जाती है, लेकिन ये कच्छ के रन में नहीं गिरती बल्कि खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं, माही और साबरमती नदी। जबकि पश्चिमी बनास और लूनी नदी ये कच्छ के रन में जाकर गिर जाती हैं। तीसरा सवाल है, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सवाई माधोपुर तथा करौली में, दूसरा विकल्प है नागौर तथा जोधपुर में, तीसरा विकल्प है पाली तथा चूरू में, और चौथा विकल्प है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। तो आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार सही उत्तर माना गया है सवाई माधोपुर तथा करौली में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो उत्तर कुंजी के अनुसार सवाई माधोपुर तथा करौली में दक्षिण पश्चिम मानसून पहले आता है। चौथा सवाल मृदा से संबंधित है। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इस सवाल के लिए तो विकल्प की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं एरिडी मृदा समूह जो है वह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। एरिड का अर्थ ही शुष्क होता है। तो एरिडी सॉइल जो हैं, एरिडी मृदा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। मृदा के कई प्रकार होते हैं, जैसे एल्फी सॉइल जो होती हैं, एल्फी प्रकार की मृदा वह पूर्वी इलाके में पाई जाती है। एंटी सॉइल जो होती है वह पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। इंसेप्टी सॉइल जो होती है वह दक्षिणी इलाके में पाई जाती है राजस्थान के। और वर्टी सॉइल मृदा जो है, वर्टी सॉइल मृदा वह राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला इलाका। तो एरिडी मृदा पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान की, अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी और उसके बाद घटते क्रम में, यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। विकल्प दिए गए हैं खो, बाबई, तारागढ़ और ऋषिकेश।
तो अगर हमें इनकी ऊंचाई मालूम है तो हम इन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो हम जानते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश जो पर्वत चोटी है, यह इन चारों विकल्पों में सबसे ऊंची चोटी है। ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 मीटर। 1017 मीटर। उसके बाद खो का नंबर आता है। खो की ऊंचाई 920 मीटर है। इसके बाद तारागढ़ और बाबई का नाम आता है। अब यह बहुत ही बारीक सवाल है। तारागढ़ और बाबई, तारागढ़ की ऊंचाई 783 मीटर है और बाबई की ऊंचाई 780 मीटर है। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन तारागढ़ बाबई से ऊंची है। तो इस तरह से क्रम हो जाएगा ऋषिकेश, खो, तारागढ़, बाबई। ऋषिकेश 1017 मीटर, खो 920 मीटर, तारागढ़ 783 मीटर और बाबई 780 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, DACB। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पूछा गया है। विकल्प हैं 1 केलवाड़ा, 2 कोलायत, 3 आबू, 4 सूरतगढ़। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सिरोही और उसके आसपास के इलाके में पाए जाते हैं। तो आबू, आबू इसका सही जवाब हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू और इसके आसपास के इलाके में पाए जाते हैं। सातवां सवाल है, मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। तो इस सवाल के लिए तो विकल्पों की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है। मक्का मुख्यतः आयोजित किया जाता है, क्षमा कीजिए, उत्पादित किया जाता है दक्षिणी राजस्थान में। तो मक्के का उत्पादन दक्षिणी राजस्थान में होता है। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है। यह सुमेलन वाला सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में कुछ संरक्षित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में कुछ वन्य जीवों के नाम दिए गए हैं जो कि उस संबंधित संरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे पहला विकल्प है सुंधा माता, दूसरा रोटू, तीसरा बीड़ झुंझुनू में है, बीड़ झुंझुनू, चौथा बीसलपुर। और विकल्प दिए गए हैं मुख्य वन्य जीवों के लिए भालू, कृष्ण मृग यानी काला हरिण, चिंकारा और खरगोश। तो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले सुंधा माता। सुंधा माता बहुत ही प्रसिद्ध है, जालौर में है और सुंधा माता भालू, सुंधा माता क्षेत्र में भालू पाए जाते हैं। तो भालू के लिए प्रसिद्ध है वह इलाका। तो सुंधा माता से सम्मिलित हो जाएगा भालू। दूसरा विकल्प है रोटू। रोटू नागौर में है और रोटू संरक्षित क्षेत्र में चिंकारा, चिंकारा पाए जाते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, रोटू से संबंधित है चिंकारा, रोटू नागौर में है। तीसरा विकल्प है बीड़। बीड़ झुंझुनू में है और बीड़ में पाए जाते हैं खरगोश। तो बीड़ से संबंधित हैं खरगोश। चौथा विकल्प है बीसलपुर। बीसलपुर जो कि टोंक में स्थित है। तो बीसलपुर में पाए जाते हैं काले हरिण यानी कृष्ण मृग। तो सुंधा माता भालू, रोटू चिंकारा, बीड़ खरगोश और बीसलपुर काला हिरण या कृष्ण मृग। अगला सवाल देखते हैं। कई बार पूछा जाता है इसी प्रकार का सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित नहीं हैं? तो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में पूछा गया है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 1 नहरी सिंचाई, 2 अति पशुचारण, 3 मृदा अपरदन, 4 पवन ऊर्जा परियोजनाएं और 5 वनों की कटाई। तो ये जो कारक हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मरुस्थलीकरण को यानी रेगिस्तान के विस्तार को बढ़ावा देते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 अति पशुचारण यानी ज़्यादा पशु चराई, मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव और वनों की कटाई। वनों की कटाई, मृदा अपरदन और अति पशुचारण ये मरुस्थलीकरण के कारण हैं। नहरी सिंचाई और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का मरुस्थलीकरण से कोई संबंध नहीं है, ये योगदान नहीं करते हैं मरुस्थलीकरण में। अगला सवाल है, सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है।
तो यह किस ज़िले से संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। तो सावन भादो सिंचाई परियोजना का संबंध कोटा ज़िले से है। सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह के बारे में पूछा गया है। तो पहला विकल्प है बरसिंहपुर, दूसरा छबड़ा, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा अंता। अंता जो कि 12 में है, तो 12 ज़िले में है अंता, और यह प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। अंता 12 प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में पूछा गया है और यह सवाल कई बार दोहराया जाता है, तो देख लेते हैं। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना, तो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर परियोजना। अमर सागर परियोजना राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। और दूसरी परियोजना देवगढ़ परियोजना है। तीसरी परियोजना बीथड़ी परियोजना तीसरी है। अगला सवाल जनसंख्या से संबंधित है, जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने ज़िलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या 28% से अधिक है। तो ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें ज़्यादातर, माफ़ कीजिए, जिनमें 28% से ज़्यादा जनसंख्या एसटी समुदाय की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 5 जिले ऐसे हैं जिनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है। तो 5 जिले। अगला सवाल बेहद ही आसान है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। तो मूसी महारानी की छतरी हम सभी जानते हैं अलवर ज़िले में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी अलवर। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, नस्लों से संबंधित नस्लों के नाम दे दिए जाते हैं और सुमिलन वाला सवाल आता है या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है। तो बकरी की नस्ल कौन सी है। तो विकल्प दिए गए हैं कांकरेज, मालवी, सांचौरी, इनमें से कोई नहीं है सिरोही। सिरोही जो नस्ल है वो बकरी की नस्ल होती है। सिरोही बकरी की नस्ल है। एक सवाल करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। मिशन निर्यातक बनो का प्रारंभ वर्ष पूछा जा रहा है। तो मिशन निर्यातक बनो की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। मिशन निर्यातक बनो वर्ष 2021। अगला सवाल खनिज और उसके खनन क्षेत्र से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो खनिज यूरेनियम रोहिल संबंधित है, फेल्सपार मकरेड़ा संबंधित है, बेरिलियम चंपागुड़ा संबंधित है, लेकिन टंगस्टन का संबंध जामसर से नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा टंगस्टन का संबंध जामसर से नहीं है, ये सही विकल्प है। जबकि यूरेनियम रोहिल सही सुमेलन है, फेल्सपार मकरेड़ा सही सुमेलन है, बेरिलियम चंपागुड़ा सही सुमेलन है। अगला सवाल देखते हैं, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है, किसके द्वारा। तो मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना जो संचालित की जा रही है वह किसके द्वारा संचालित की जा रही है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। अगला सवाल है, आई स्टार्ट राजस्थान। आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है किस विभाग की। तो आई स्टार्ट राजस्थान यह पहल सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की एक पहल है। सूचना प्रौद्योगिकी
और संचार विभाग की पहल है आई स्टार्ट राजस्थान। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से संबंधित है आई स्टार्ट राजस्थान इनिशिएटिव। एक सवाल और है, राजस्थान की संबल ग्राम योजना, संबल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस विकास से संबंधित है या किस पक्ष के विकास से संबंधित है? तो संबल ग्राम योजना का संबंध क्या आर्थिक विकास से है, क्या सामाजिक विकास से है, या सामाजिक सुरक्षा से है, या सामाजिक कल्याण से है, या शैक्षिक विकास से है? तो संबल ग्राम योजना का संबंध आर्थिक विकास से है। ये भूगोल और सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल हुए। अब संस्कृति और इतिहास से संबंधित सवालों को देखते हैं। सवाल है, बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है, बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है, तो यह किस वंश से संबंधित है? बड़वा यूप अभिलेख यह पूछा गया है। तो बड़वा, बड़वा है कोटा में और इसका संबंध मौखरी वंश से है। बड़वा यूप अभिलेख का संबंध मौखरी वंश से है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? विकल्प हैं चंदन राज, 2 अजय राज, 3 गुवक प्रथम, 4 वाकपति राज। तो उपलब्ध जो विकल्प हैं उनके अनुसार हर्षनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू जिस चौहान शासक ने करवाया था वह गुवक प्रथम था। तो गुवक प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्षनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य गुवक प्रथम ने शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है, शासक पंजन देव या पजवन, किताबों में इसका नाम पंचवन देव भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है पंजन देव या पजवन देव या पजवन, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो विकल्प हैं बड़गुर्जर, गोहिल, चौहान और कच्छावा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छावा। तो कच्छावा वंश से संबंधित हैं पंजन देव, पजवन या पंचवन देव। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलथंभन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? विकल्प हैं गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह या अजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गज सिंह। गज सिंह को दलथंभन की उपाधि प्रदान की थी मुगल सम्राट जहांगीर ने। अब इस सवाल में 3 जानकारियां हैं और इन तीनों जानकारियों को 3 तरह से पूछा जा सकता है। कभी उपाधि का नाम पूछा जा सकता है, उपाधि देने वाले मुगल सम्राट का नाम पूछा जा सकता है, या फिर उपाधि किसे मिली, उपाधि हासिल करने वाले राजा का नाम पूछा जा सकता है। तो उपाधि मिली है गज सिंह को, उपाधि दी गई है मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा और उपाधि है दलथंभन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह एक सुमेलन वाला सवाल है और राजस्थान से संचालित प्रमुख समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष के बारे में पूछा गया है। ये समाचार पत्र आज़ादी के संघर्ष के दौरान राजस्थान के क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए थे। पहला विकल्प है नवज्योति और स्थापना वर्ष कहा गया है 1936, यह सही है। नवज्योति की शुरुआत, नवज्योति की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। नवजीवन 1939, यह सही है। नवजीवन की शुरुआत 1939 में ही हुई थी। तीसरा विकल्प है लोकवाणी, लोकवाणी के लिए विकल्प दिया गया है 1943, तो 1943 सही है। लोकवाणी की स्थापना 1943 में ही हुई थी। अगला विकल्प है त्याग भूमि, त्याग भूमि के लिए स्थापना वर्ष दिया गया है 1929, जो कि सही नहीं है। त्याग भूमि का जो स्थापना वर्ष है वह 1927 है, यहाँ पर 1929 दिया गया है, तो यह सही नहीं है। नवज्योति 1936, नवजीवन 1939,
लोकवाणी 1943, त्यागभूमि 1927। तो विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो किसका संबंध बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से था, यह पूछा जा रहा है। तो मघाराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मण दास स्वामी। तो तीनों ही नायक, तीनों ही व्यक्तित्व बहुत प्रसिद्ध हैं। मघाराम वैद्य, लक्ष्मण दास स्वामी और भिक्षालाल बोहरा, ये तीनों बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से ही संबंधित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, समस्त 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो बागौर भीलवाड़ा में है। तो प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम खनन किसके द्वारा किया गया था, किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है V.N. मिश्रा। V.N. मिश्रा के निर्देशन में बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो राज प्रमुख का पद राजस्थान में कब समाप्त किया गया, तारीख पूछी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं, पहले राज्यपाल बनते हैं श्री गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न आभूषणों से संबंधित है। निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वह पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। पहला विकल्प है अंगूठिया, कर्ण फूल, पीपल पत्रा और झेला। तो ये सभी आभूषण कान में या कर्ण में धारण किए जाते हैं। तो ये एक युग्म है। अंगूठिया कान में धारण किया जाता है, कर्ण फूल कान में धारण किया जाता है, पीपल पत्रा कान में धारण किया जाता है और झेला भी कान का आभूषण है। दूसरा विकल्प है तिमड़िया, तुलसी, बजट्टी, हालरो। ये सभी गले में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं, तो इनका भी युग्म है। तीसरा विकल्प है कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी। यहाँ पर कंगन, नोगरी और गजरा जो हैं ये कलाई में धारण किए जाते हैं, लेकिन नेवरी जो है वह पैरों में धारण किया जाने वाला आभूषण है। तो यह सही सुमेलित नहीं है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं, लंगर, पायल, नूपुर, झांझर। ये सभी पैरों में धारण किए जाते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 3, कंगन, नोगरी, गजरा ये कलाई में धारण किए जाते हैं, लेकिन नेवरी पैरों का आभूषण है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है? तो प्रथम बार पुत्र के जन्म के मौके पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष के द्वारा जो वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं उसे क्या जामड़ा कहते हैं, क्या मायरा कहते हैं, क्या पहरावणी कहते हैं या जुहारी कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है जामड़ा। इसे जामड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। पहला विकल्प है कैला देवी मेला, यह करौली से संबंधित है। जी हाँ, यह करौली से संबंधित है, यह सही है। भर्तृहरि मेला, यह अलवर से संबंधित है। जी हाँ, यह सही है, भर्तृहरि मेले का संबंध अलवर से ही है। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में भरता है, यह बात सही है, यह भी सुमेलित है। दूसरा विकल्प सुमेलित नहीं है, कपिल मुनि मेला। यहाँ पर विकल्प दिया गया है कोटा, लेकिन हम सभी जानते हैं कपिल मुनि मेला जो भरता है वह कोलायत में भरता है, कोलायत बीकानेर में, तो यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, धाराधर गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? धाराधर गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? विकल्प दिए गए हैं चौमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और टोंक। तो धाराधर गढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, लेकिन जयपुर विकल्प में नहीं है, लेकिन चौमू जो कि जयपुर में ही है वह विकल्प में है और चौमू में ही धाराधर गढ़ दुर्ग है। तो यह सही विकल्प हो जाएगा चौमू।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से श्री देश हितैषिणी सभा के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। विशेष रूप से आरपीएससी की परीक्षाओं में यह कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। निम्नांकित में से श्री देश हितैषिणी सभा, श्री देश हितैषिणी सभा के संस्थापक तो महाराणा सज्जन सिंह जी, महाराणा सज्जन सिंह जी ये श्री देश हितैषिणी सभा के संस्थापक थे। इन्होंने उदयपुर में वर्ष 1877 में 2 जुलाई 1877 को श्री देश हितैषिणी सभा की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। अगला सवाल है, निम्न में से तत्वाद्य है। तत्वाद्य यानी जिनमें तार होते हैं, तो विकल्प हैं जंतर, रवाज, भपंग। जंतर, रवाज, भपंग, तो ये तीनों ही वाद्य यंत्र तत्वाद्य हैं। तो जंतर भी तत् हैं, इसमें तार का उपयोग होता है। रवाज, भपंग, इनमें भी तारों के माध्यम से ही संगीत उत्पन्न किया जाता है। तो ये तीनों तत्वाद्य हैं। अगला सवाल है, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे तो विकल्प हैं संत मावजी, संत दरियाव, संत सुंदरदास और संत रामदास। तो सही विकल्प हो जाएगा संत मावजी। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत मावजी थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ लोक देवता का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला विकल्प है हड़बू जी का। हड़बू जी का संबंध क्या बेंगटी से है? तो जी हाँ, बेंगटी जोधपुर से हड़बू जी का संबंध है। दूसरा विकल्प है मल्लीनाथ जी का। क्या मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से है? तो जी हाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लीनाथ जी का संबंध है। तीसरा विकल्प है तल्लीनाथ जी का। तो क्या तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा से है? तो जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है, तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा से है। चौथा विकल्प है धन्ना जी। तो धन्ना जी के समक्ष सिंभुदड़ा विकल्प दिया गया है। धन्ना जी के सामने सिंभुदड़ा दिया गया है। तो सिंभुदड़ा दरअसल क्या है? तो यह संत जसनाथ जी का ग्रंथ है सिंभुदड़ा। और धन्ना जी का जो संबंध है वो टोंक ज़िले के धुवन गांव से है। तो यह सुमेलित नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा धन्ना जी सिंभुदड़ा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद के रचयिता थे। तो रणमल्ल छंद जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है, इसके रचयिता कौन हैं? तो श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास रचयिता हैं रणमल्ल छंद के। अगला प्रश्न है, राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम के लेखक कौन हैं? तो राग कल्पद्रुम के लेखक हैं कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में परची या परिचयी व्यंजित करता है। तो परची या परिचयी का अर्थ क्या है? तो पहला विकल्प है संतों का जीवन चरित, दूसरा है शासकों के वीरतापूर्ण कृत्यों का वृत्तांत, तीसरा शासकों की वंशावली, चौथा यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतों का जीवन चरित। संतों का जीवन चरित। तो परची, इस विधा में संत अपने जीवन का परिचय देते थे। तो परिचय शब्द से पर्ची शब्द निकला है और बना है, तो परिचय। तो संतों का जीवन चरित इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। तो यह सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए साहिब राम, जयपुर का साहिब राम प्रसिद्ध था। तो आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए साहिब राम प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध था। तो ये था प्रश्न पत्र सांख्यिकी अधिकारिका, जिसके अंतर्गत राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित सवालों को हमने देखा। धन्यवाद।